जबरन धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। मुल्क के अलग अलग शहरों से, अलग अलग सूबों से लोगों को उठाया जा रहा है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर और उनके अलावा जो ताजा एक नई गिरफ्तारी की है यूपी एटीएस ने, वो उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला उमर को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू बकर सब्बाग साहब। सब्बाग साहब, सवाल मेरा आपसे सीधा यह है कि अभी तक यूपी एटीएस ने बताया है कि हमने इस पूरे मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ताजा गिरफ्तारी उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला उमर की गिरफ्तारी है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूं कि यह गिरफ्तारी जो हुई है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, इस गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी और पूरे केस में किसी भी तरह का अब्दुल्ला का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इससे पहले जब जब एटीएस ने बुलाया, इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की, हर तरह से कोऑपरेट किया और किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट इसका अभी तक सामने नहीं आया था। लेकिन बहुत ही ड्रामाई अंदाज में अचानक उसको रात में जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसको गिरफ्तारी का वर्ड भी यूज करना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। वो एक तरह से इलीगल डिटेंशन का ये पूरा केस है। तो वो बहुत ही तशवीशनाक है कि जिस तरह से इस केस को पेश किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का है कि चाहे फैमिली हो या जो लोग हैं, वकील हैं, उनको जो भी खबर मिल रही है वो मीडिया से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पूरा केस वो मीडिया के लिए है, अदालत के लिए। यानी आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही यूपी एटीएस या पुलिस की तरफ से? हाँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की चाहे गिरफ्तारी हो या जो दूसरी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग रात भर परेशान रहे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अगले दिन जब मीडिया में बात आई कि वो एटीएस ने पेश कर दिया है, उस वक्त तक कोर्ट को मालूम नहीं था। बाद में फिर कोर्ट में पेश किया गया। तो चीजें कानून के और जो प्रोसीजर है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ती हुई चल रही है। अबू बकर साहब, एक सवाल ये है कि जिस तरह से अब्दुल्ला उमर को गिरफ्तार किया गया है, तो अब इस मामले में क्या आगे होना है? कहाँ उनको पेश किया जाएगा? क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? कौन कौन से एक्ट उन पर लगाए गए हैं? ये थोड़ा समझाना। देखिए, मौलाना उमर गौतम साहब को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर नंबर 9 2019 की एटीएस थाने पर, उसी एफआईआर में ही तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा एक केस है, एक एफआईआर है, तो जो भी सारी प्रोसीडिंग्स हैं उसी में हो रही है। वो एटीएस की स्पेशल जो कोर्ट है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर सारी कार्रवाइयां होंगी और वहीं पर पेश किया जाएगा। अभी कल तो उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया। संडे के दिन एक स्पेशल, छुट्टी के दिन या संडे के दिन एक अलग से स्पेशल जज बैठता है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, तो उसके सामने पेश किया गया था। उसने फिर वो जुडिशियल रिमांड में भेज दिया है। अब इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो सारी चीजें इसमें होंगी। अच्छा, देखिए, आप तो वकील हैं, इन लोगों की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आप तो जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो सही हैं, और जाहिर सी बात है आपको कहना भी चाहिए क्योंकि आप उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यूपी एटीएस के जो अपने दावे हैं और जो प्रेस नोट वो जारी कर रही है, और जिस तरह से यूपी एटीएस लगातार बता रही है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आया है, किसने कितना पैसा लिया है, किस किस को जबरन इस्लाम की तरफ लेकर आए हैं, और कहां कहां मदरसे चलते थे, कहां कैसे कुछ होता था, आईडीसी पर कहां से फंडिंग आती थी, और अब अब्दुल्ला उमर के अकाउंट में 75 लाख रुपए बताए गए हैं। जिस ट्रस्ट से बहुत से डेवलपमेंट वेलफेयर के भी काम हो रहे थे, स्कूल और मदरसे भी चल रहे थे और सारी एक्टिविटीज उनकी, वेलफेयर एक्टिविटीज उनकी चल रही थी। पैसे अकाउंट में आए यानी ऑन रिकॉर्ड आए, उन सारे पैसों का पूरा ऑडिट है, हिसाब है, इनकम टैक्स को रिटर्न किया जाता है। और अगर उसमें मिस अप्रोप्रिएशन या डिस्क्रिपेंसीज या इरेगुलरिटीज हैं तो उसके लिए उमर गौतम साहब के और उनके खिलाफ ऑलरेडी ईडी ने केस रजिस्टर कर रखा है, इनकम टैक्स भी है। तो जो
हकायक हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, और जो इल्जामात या जिस तरह से जो हवा बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहा है कि ये जो है वो केस है या सियासत है। अगर पैसे आए हैं, पैसों का हिसाब मांगा गया, पैसों का हिसाब सब दिया गया, और फर्दर अगर कोई चीज चाहिए होती वो उनको दी जाती। लेकिन इलेक्शन को सामने देखते हुए जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो पूरा एक माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस पूरी मंशा को डाउट क्रिएट कर रहा है कि, क्योंकि अभी तक देखिए एक भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं आया है जो ये कहे कि उसका गलत तरीके से धर्मांतरण किया कराया गया। केस में जो चार्जशीट आई है इसमें एटीएस की, उसमें जो चीजें सामने एक तो ये कि उसमें विटनेसेस नहीं है, जो भी है 90% से ज्यादा वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, जिसकी यानी पुलिस कस्टडी में लिया गया मुलजिमीन का बयान, जिसको अदालत सबूत का दर्जा नहीं देती है। जो हमारे एविडेंस एक्ट है वो उसको एविडेंस नहीं कंसीडर करता है, उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है। कुछ जो विटनेस हैं उसमें से कोई भी एक ऐसा विटनेस नहीं है जिसने ये कहा हो कि इन्होंने धमकी दी। देखिए दो चीजें हैं, एक तो लालच, एक हुआ जबरिया। जो मीडिया और सियासी पार्टी, पार्टिकुलर खास तौर से पार्टी जो उसको प्रोजेक्ट कर रही है, वो जबरिया धर्मांतरण की बात कर रही है। ये एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आई गई है, जबरिया धर्मांतरण का। तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसके साथ किसी तरह का जब्र किया गया हो। जब्र का मतलब ये होता है कि आपको कमरे में बंद कर दिया गया कि अगर ये तुम खाना खाओ, नहीं खाओगे तो तुमको मारूंगे या बाहर नहीं जाने। तो ऐसा कोई भी गवाह अभी तक नहीं आया है। यानी अभी तक 5 महीने गिरफ्तार हुए हो चुके हैं, अभी तक आप कह रहे हैं कि कोई विटनेस नहीं है यूपी एटीएस के पास। कानून का, सिस्टम का, पुलिस का, एटीएस का दुरुपयोग करने का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये केस, कि किस तरह से कोई भी इल्जाम लगा के किसी के ऊपर भी कोई सी भी धाराएं लगाकर जेल के अंदर बंद कर दिए, कोई जवाबदेही नहीं है, किसी चीज का कोई पासो लिहाज डर खौफ नहीं। अगर विटनेस नहीं है, कोई नहीं मिल पाया है कि जबरन धर्मांतरण का कोई एक केस भी आप कह रहे नहीं आया, तो फिर छोड़ा क्यों नहीं उमर गौतम? क्योंकि उनके खिलाफ 121 है और 123 की सेक्शन लगा दी, मुल्क के खिलाफ जंग। जंग की डिफिनेशन क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट्स में साफ कह रखा है कि वॉर की डिफिनेशन क्या है। इससे पहले होता था किसी के ऊपर भी पिस्टल बंदूक उठा कर रख दो, दिखा दो, और ये उसको टेररिस्ट कह के वेजिंग वॉर दिखा दिया। उस पर बहुत बार कोर्ट की फटकार लगी कि भाई दो आदमी पिस्टल अगर रखे हुए हैं तो वॉर तो नहीं कर सकते हैं मुल्क के खिलाफ। इसमें इन्होंने स्टोरी बनाई कि जो आबादी है उस आबादी का तनासुब रेशियो बिगाड़ के, यानी 80% यहाँ पर नॉन मुस्लिम है और 20% मुस्लिम है। तो पैसों से मतलब हिंदू भाइयों की मतलब उसको किस तरह से आहत किया गया है। आप उन ये एक केस बनाया गया है कि हिंदुओं को पैसों के जरिए डरा धमका के मुस्लिम बनाकर जो आबादी का तनासुब है वो तनासुब बिगाड़ करके, यानी 80% जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, उसको माइनॉरिटी बना देंगे, और जो माइनॉरिटी है उसको मेजॉरिटी बना देंगे। फिर यहाँ पे शरीयत का कानून आ जाएगा, इस्लामी हुकूमत बन जाएगी, और इसलिए इनके ऊपर मुल्क के खिलाफ, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई तार नहीं जोड़ा है, केस बना दिया। मीडिया वो है ही गोदी मीडिया, हंगामा करना, बात को बवाल करना। अब 10 साल 5 साल के बाद जब ये लोग बरी हो जाएंगे तो ना तो मीडिया को दिखाने की जरूरत है, ना कोई मीडिया से पूछेगा। अच्छा, यानी कह रहे हैं फिर कोई खबर नहीं चलेगी, फिर कोई खबर नहीं चलेगी, कोई सवाल नहीं होगा, ये लोग बाइज्जत बरी होके आ जाएंगे। यही होता रहा है पिछले हम 25 साल से, तो यही देख रहे हैं। 23 साल 25 साल 15 साल 18 साल के बाद बरी होके आ रहे हैं। कोई ना कोई हुकूमत को माफी मांगने की जरूरत है, न सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है, न किसी से कंपनसेशन लेने की जरूरत है, न किसी की अकाउंटेबिलिटी है, कोई जवाबदेही है, न किसी को
प्रोसिक्यूशन है कि तुमने गलत तरीके से इनको इतने साल तक क्यों जेल में रखा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्योंकि आप ये पूरा केस देख रहे हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले पूरे मामले में आप वकील भी हैं, तो क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी वाले मामले में आप अपडेट है वो भी जानना चाहेंगे? देखिए, उनकी 10 लोगों की चार्जशीट आ चुकी है, जो पहले जून में और जुलाई में जो लोग गिरफ्तारी हुए। उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए मौलाना कलीम साहब और उनके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तकरीबन 8 लोग, इनकी चार्जशीट अभी नहीं आई है, वो अभी प्रोसेस में है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 90 डेज का टाइम होता है। तो अभी ये लोग जेल में है, अदालती तहवील में, और चार्जशीट आने के बाद फिर चार्जेस फ्रेम होंगे। यह देखा जाएगा कि इनके ऊपर क्या इल्जामात हैं, उन इल्जामात को साबित करने के लिए क्या मटेरियल एटीएस रख रही है, उस पे केस आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका INN चैनल से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जबरन धर्मांतरण के मामले में जो वकील हैं और इस पूरे केस को देख रहे हैं, खास तौर से मौलाना कलीम सिद्दीकी के इस पूरे मामले को अभी तक जो पैरवी कर रहे हैं, वो अबू बकर सब्बाग साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जबरन धर्मांतरण के इस मामले में अभी तक कोई एक ऐसा विटनेस यूपी ATS नहीं पेश कर पाई है अदालत में जिससे ये साबित हो सके कि किसी को जबरिया धर्म की तरफ लाया गया, हिंदू से मुसलमान किया गया, या इस तरह का कोई भी एक केस सामने लाया गया हो। लेकिन यूपी ATS अपने दावों में पूरी तरह से खरी साबित हो रही है, जिस तरह से वो अपने प्रेस नोट जारी कर रही है और हम लोगों के पास यानी मीडिया के पास वो प्रेस नोट लगातार पहुंच रहे हैं। अब जो प्रेस नोट अब्दुल्ला उमर की गिरफ्तारी के बाद यूपी ATS ने हमारे सामने रखा है, उस प्रेस नोट में साफ तौर पर कहा गया है कि जबरन धर्मांतरण के मामले में अपने पिता यानी उमर गौतम और उसके अलावा मुफ्ती जहांगीर और दीगर 2 लोगों के साथ अब्दुल्ला उमर का सीधा कनेक्शन था और फंडिंग के सारे मामलात अब्दुल्ला उमर ही देखा करते थे और 75 लाख रुपए इनके अकाउंट में विदेशों से आए हैं और पाए गए हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।